So let's continue with the new chapter, children, titled as Features, Problems and Policies of Agriculture. जो आपको मैंने लास्ट चैप्टर के नोट्स दिए हैं, ये टॉपिक शायद उसमें आपको मिल जाएगा. Got it clear? तो अब आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना क्या है चिल्ड्रन. ऑब्वियसली ट्रू, सबको पता है कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सिंस आफ्टर मेनी इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस चिल्ड्रन was giving due importance only to agriculture. It was only in the second 5 year plan जो enact हुआ after 1956 चिल्ड्रन, जहां पे हमने थोड़ा सा फोकस किया फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू व्हाट चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए. So the chapter deals with the importance of agriculture, children. What were the features? What were the problems? The various reforms that we took in agriculture, followed by green revolution, जिसको हिंदी में आप हरित क्रांति के नाम से जानते हैं. और जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तभी हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा एंड फ्रॉम द इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स वी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स. सबको इतनी बातें समझ में आ गई. चलिए, तो अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिखें बच्चों, टाइटल्ड एज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. मिल गया सबको? चलिए कॉपी में हेडिंग लिख लें सब लोग. इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी. वेरी क्विकली चिल्ड्रन. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर का इंडिया के लिए है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. बस थोड़ा सा डेटा आपको याद करना पड़ेगा इसमें. ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड चिल्ड्रन, जीडीपी में जो सो कॉल्ड एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो 17.4 से बढ़ के कहां तक चला गया? 51 तक. मतलब एग्रीकल्चर पहले हमें लगभग 1/5 इंपॉर्टेंस देता था और धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो गई? हाफ हो गई. हाफ ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, you can say half of the so-called earnings in India were only and only through agricultural activities. बट आजकल के किसानों को पता नहीं क्या हो गया है, कामचोर हो गए हैं, तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज छोड़ के अपने लैंड्स को बेच दे रहे हैं. अगर वो अपनी जमीनें ना बेचें तो बर्बाद एमबीए वाले और बर्बाद इंजीनियर्स हमारे देश में निकलने कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जमीन सस्ती बेचते हैं कॉलेज वालों को, कॉलेज वाले वहां से कूड़ा करकट पैदा कर रहे हैं. तो इंजीनियर और एमबीए की बजाय अगर वहां खाना पैदा होता तो शायद ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ जाता. Got it? समझ में गया. बट देयर आफ्टर 51% से ये 2018-19 तक गिर के कितना हो गया? 14.4. इसका रीजन वही था कि एग्रीकल्चर में मेहनत बहुत ज्यादा है बट उसके रिकॉर्डिंगली उतना आउटपुट है ही नहीं. तो फार्मर्स ने फार्मिंग एक्टिविटीज को भी करना काफी बंद कर दिया. खोपड़े में बात गई. तो पहले इट रेंज्ड अप फ्रॉम 17.4 टू 51, बट उसके बाद ये धड़ाम से कम होकर 2018-19 का जो डेटा बोलता है इट इज ओनली 14.4. सो दिस सिंपली रिफ्लेक्ट्स कि हम प्राइमरी सेक्टर से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स टर्शरी सेक्टर. चल रहा है. गॉट इट क्लियर? किसान के बेटे को भी क्या लग रहा है, भाई थोड़ा पढ़ लिख जाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमा लूंगा, खेती में उतना पैसा है ही नहीं. और जो शहर में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको लग रहा है थोड़ा सा घूम टहल ले, पढ़ाई लिखाई तो ऑलरेडी बहुत हो ही चुकी है. ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो ज्यादा कमाई हो जाएगी, ज्यादा कमाई होगी तो कोई घर में इनकम टैक्स वाले रेट डालने ना चले आए. गॉट इट? तो प्लीज राइट द डेटा क्विकली. चलिए, सप्लाई ऑफ वेज गुड, ये क्या होता है सर? अगर आपको थोड़ा सा गांव वगैरह से रेफरेंसेस होंगे तो हम गांव में खेती बाड़ी जब करवाते हैं तो वहां पे एक शब्द इस्तेमाल होता है अधिया. नो व्हाट इज दिस अधिया चिल्ड्रन? सपोज आई हैव अ फार्म लैंड, बट मेरे पास तो भाई समय है नहीं खेती करने का, तो मैं गांव में किसी किसान को पकड़ लूंगा और कहूंगा कि भाई या तो तुम खुद खेती कर लो या किसी वर्कर को रखो और उससे कहो खेती करे मेरी जमीन पे. जितना एग्रीकल्चर आउटपुट आएगा आधा मैं उसको दे दूंगा, वो अपना बेचे खाए जो करे, मेरे को मतलब नहीं है. रिमेनिंग आधा बेच के मेरे को पैसा दे दे. तो अधिया मीन्स 50% पार्टनरशिप, आधा. तो आधा खेत का आउटपुट उसका होगा और आधा मेरा हो जाएगा. तो मैं उसको पैसे तो नहीं दूंगा बट इंस्टेड आधा आउटपुट वो ले जाएगा. तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वेज गुड. बट अगर हम खेती किसी महंगी चीज की करवा रहे हैं जिसको हमको पता है कि बेच के पैसा बहुत आएगा, तो हम उसको थोड़े से पैसे दे देंगे जितनी उसकी वेजेस होंगी, बाकी सामान सारा खुद रखेंगे. तो ये जनरली वीट, राइस, पल्स, मेज, बाजरा और ऑयल सीड. ऑयल सीड क्या होती है? आपने मस्टर्ड का नाम सुना है? चलो, मस्टर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? परसों, कल नरसों, कल परसों नरसों, सरसों. तो सरसों की जो सो कॉल्ड पौधा होता है उससे मस्टर्ड सीड जो निकलती है उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है चिल्ड्रन. तो 121 करोड़ लोगों को, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुराना डेटा है ये,
किसी जमाने में सो कॉल्ड खाने पीने का जो आधार था, दैट वाज नॉट आधार कार्ड, दैट वाज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ओनली। तो अगर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ना करते तो शायद इनके पास नेसेसरी राशन पानी भी अरेंज ना हो पाता। इज दैट क्लियर? तो आप ये चीज एग्जाम में भी लिख के आ सकते हैं। तो मेनी अ टाइम्स व्हाइल डूइंग फार्मिंग एक्टिविटीज, द पीपल हु हैव ह्यूज सरप्लस farmland, they let it to somebody, and that person who grows so called agricultural goods on that is supposed to get half of the agricultural output as a part of his or her wages. So likewise it supported 121 crore people in India, क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें चिल्ड्रन, यू कैन से अप टू 3/4 यूज टू लिव इन विच एरिया? रूरल एरिया। अब वहां पे कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री तो थी नहीं, तो वहां पे खेती बाड़ी जो करके उगाते थे उसको खा लेते थे, बस ये इनका जीवन था, क्योंकि पैसे की भी उस समय बहुत जरूरत उनको रहती नहीं थी। गॉट इट? अंडरस्टूड सप्लाई ऑफ वेज गुड का मतलब? इसको अपडेट कर लें फास्ट। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मैक्सिमम गांव वगैरह की फोटो में आपको लगता होगा कि भाई ये लेडीज लोग कैसे काम करती हैं इतना। गांव में जो जेंट्स लोग होते हैं वो थोड़े से मक्कार टाइप के होते हैं, वो हुक्का ज्यादा पीते हैं और काम धाम कम करते हैं। मेनी अ टाइम उनको थोड़ा सा ईगो लगता है कि हम जाके अब खेती में काम करें, तुम बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर हो, खेत में काम करोगे तो अरे या तो इंजीनियर डॉक्टर बनो, कुछ कमा के लाओ। तो जनरली बेचारी एक्सप्लॉइटेड है। और यही जो हंसिया है ना जिससे ये फसल काट रही है, अपने हस्बैंड की गर्दन काट दे तो सही हो जाएगा। बट फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये लोग कैलकुलेट कर लेती होंगी, मर जाएगा हस्बैंड तो जो साल भर में साड़ी वाड़ी गिफ्ट में मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? घर में फिर लड़ने के लिए कोई होगा नहीं तो टाइम कैसे व्यतीत होगा हमारा? तो इसलिए दे डू नॉट टेक दीज टाइप ऑफ एक्शंस। सो इट प्रोवाइड्स an important source of employment children। आधे से ज्यादा इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग दोज डेज, और आज भी आप बोल सकते हैं 20-25% इज इन्वॉल्व वेयर चिल्ड्रन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। बट अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर है भी, तो जिस पर्सन के पास, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर स्किल नहीं है फैक्ट्री में काम करने की, तो क्या कोई भी फैक्ट्री उसको जॉब देगी? नहीं देगी। तो दे आर बेयरली डिपेंडेंट on those sources। They are huge dependency, they have huge dependency only on what children? On agricultural activities। समझ में आ गया? फोर्थ इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा बच्चों, तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लाइक कॉटन मिल पाएगा हमको? बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। क्या हमें ऑयल इंडस्ट्री के लिए सीड्स मिल पाएंगी? नो। और चीनी के लिए क्या शुगर केन मिल पाएगा? नॉट एट ऑल। तो एग्रीकल्चर एक्ट्स एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो एग्रीकल्चर खत्म तो ये सारी इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो चिल्ड्रन एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल तो सबको समझ में आ गया एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है। और क्यों सोर्स है? बिकॉज इंडस्ट्रियल गुड्स में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सर, अब अगर हमको ज्यादा से ज्यादा गन्ना सप्लाई करना है शुगर मिल को चिल्ड्रन, तो गन्ना उगाना पड़ेगा, जादू तो आ नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जूट अगर सप्लाई करना है जूट वाली कंपनीज को, तो खेती करनी पड़ेगी। अगर ज्यादा से ज्यादा कॉटन कपड़े की डिमांड है वर्ल्ड में इंडिया से, तो हमको कॉटन प्लांट की खेती करनी पड़ेगी। बट क्या खेती ऐसे ही हो जाएगी, अपने आप मंत्र मार देंगे और पौधा उग जाएगा? नहीं उगेगा। हमें कुछ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, मशीन्स ये सब चाहिए। तो आपने बच्चों सो कॉल्ड महिंद्रा का नाम सुना है? इनकी गाड़ियां आती हैं, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 500, 300, 700, इवन नंबर में नहीं, ऑड नंबर में है। तो ओरिजिनली क्या महिंद्रा वाले सिर्फ कार्स बनाते थे? नो, दे यूज टू मैन्युफैक्चर व्हाट चिल्ड्रन? ट्रैक्टर्स। आज भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे ज्यादा महिंद्रा की जो सो कॉल्ड सप्लाई है वो गांव वगैरह में है। इज दैट क्लियर? अब महिंद्रा का डायरेक्टली ट्रैक्टर नहीं आता है, डायरेक्टली तो इनकी वो गाड़ियां आती थी जो गांव वगैरह में चलती हैं, जो लोग ज्यादा खरीदते हैं, बोलेरो जीप टाइप, बेसिकली हार्ड व्हीकल्स आप बोल सकते हैं, जो गांव के लोग ज्यादा लेते हैं। एक कंपनी है इंडिया में बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा भयंकर नाम है, सोनालिका ट्रैक्टर चिल्ड्रन। एक कंपनी है व्हाट इज कॉल्ड एज मैसी फर्गुसन, और ऐसी ढेर सारी कंपनीज हैं। और महिंद्रा वाले भी काफी चीजें इस तरह की सप्लाई करते हैं चिल्ड्रन। तो महिंद्रा का काम ट्रैक्टर इंडस्ट्री में थोड़ा कम होगा, सीधे बोलना कि ये ट्रैक्टर्स बेचते हैं थोड़ा गलत हो जाएगा। ओके। तो हार्वेस्टिंग मशीन्स हो गई, ये सोनालिका कंपनी, मैसी फर्गुसन एंड ऑल दैट ये लोग बनाते हैं। और अगर गांव में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, तो इन चीजों की डिमांड भी क्या होगी चिल्ड्रन? कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ट्रैक्टर में टायर लगता है या लोहे का चक्का होता है चलाने के लिए? टायर। तो टायर की डिमांड भी कंट्री में ज्यादा है।
तो इफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर नॉट सो कॉल्ड डन इन सच अ वास्ट वे चिल्ड्रन, क्या इन चीजों की डिमांड कंट्री में बढ़ेगी? नो, इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो जितने भी ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, इंजन ऑयल होते हैं, क्लच ऑयल होता है, गियर ऑयल होता है, ये सब गाड़ियों के साथ साथ ट्रैक्टर्स में भी डलते हैं। वॉट इट क्लियर? और सिर्फ ट्रैक्टर्स की अगर आप बात करें तो गांव में हर घर में हर इंसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, बट जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फैक्ट्री तक लेके जाना होता है चिल्ड्रन, तो अल्टीमेटली वही व्हीकल्स काम आती हैं। ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगती है, तो ट्रॉली वाले की भी डिमांड ज्यादा है। तो अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थोड़ी सी कम होंगी तो इन चीजों की डिमांड भी क्या हो जाएगी चिल्ड्रन? कम हो जाएगी। तो यू कैन से दिस इज कॉल्ड एज एन इंपॉर्टेंट कनेक्टेड इंडस्ट्री। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंपॉर्टेंट कनेक्टेड इंडस्ट्री। तो अगर एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कम होती है तो इन गुड्स की ट्रैक्टर्स, थ्रैशर्स, हार्वेस्टर्स, इनकी डिमांड भी कम ही हो जाएगी। ओके, कॉपी दिस। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये कैसा कंट्रीब्यूशन है? आपको इस फोटो में कुछ नजर आ रहा है चिल्ड्रन? एक शब्द में पूछूं ये सब क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? स्पाइसेस, मिर्ची, मसाला एंड ऑल दैट। विदेशी लोग तो उसको खा ही नहीं पाते, उनका मुंह जल जाए। और हमारे यहाँ तो जब तक मुंह जले ना तब तक खाना ठीक है ही नहीं। तो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ स्पाइसेस चिल्ड्रन। 2018-19 का डेटा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल एक्सपोर्ट्स का जो हिस्सेदारी थी वो कितनी थी चिल्ड्रन? 11.76%। तो अगर हम 100 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट इंडिया से करते थे, तो अकेले 11.76 करोड़ किस चीज का एक्सपोर्ट हो रहा है? एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का। और उसमें ज्यादातर चीजें क्या थी चिल्ड्रन? टी, जूट, कैशूनट्स, टोबैको, कॉफी एंड स्पाइसेस। तो कॉफी इज मोस्टली ग्रोन वेयर चिल्ड्रन? केरला। वॉट इट क्लियर? कैशू नट्स भी आपको गोवा और केरला में बहुत नजर आएंगे। टी सबसे ज्यादा असम और दार्जिलिंग में। जूट तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री में उगाया जाता है, तो इसलिए ऐसा कुछ खास है नहीं। एज वेल एज स्पाइसेस ऑल्सो चिल रहे हैं। एंड एक्सपोर्ट्स में जो फॉरेन एक्सचेंज मेनली हमको आता था, वो हम कहाँ पे यूज करते थे चिल्ड्रन? डिफेंस गुड्स को फाइनेंस करने के लिए, और कच्चा तेल जो हम गल्फ से खरीदते थे। तो हमारे डिफेंस गुड्स ज्यादा से ज्यादा आते हैं चिल्ड्रन यूएस से और रशिया से। और क्रूड ऑयल मोस्टली हम कहाँ से खरीदते हैं? गल्फ कंट्रीज से। यूएई ना लिख के चले आइएगा, नंबर कट जाएगा। यूएई में ऑयल की सप्लाई थोड़ी कम है। गल्फ मतलब ईरान, इराक, कुवैत, यहाँ पे ऑयल की सप्लाई ज्यादा है। तो सिर्फ इतना लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, टीचर सोचेगा ये तो बुक वाला आपने लिखा हुआ है। तो जरूर लिखिएगा, इंडिया नीड्स इंपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स विच इज मोस्टली थ्रू यूएस एंड रशिया, एंड क्रूड ऑयल विच इज मोस्टली थ्रू गल्फ। तो हम इन चीजों को एक्सपोर्ट करके जो फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे खर्च करने के काम आती है। समझ में आ गई बात? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट, और उस पैसे को अगर आप इंपोर्ट में यूज करेंगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ऑलरेडी रखा है, तो आपको भिखारी की तरह फॉरेन एक्सचेंज किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। और एज अ रिजल्ट आपका बीओपी कभी भी एडवर्स होगा ही नहीं। ओके, प्लीज कॉपी दिस कॉम्पोजिशन। ये सबने, चलिए नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो एग्रीकल्चर का डोमेस्टिक ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंस है? अभी भी मैंने आपको बताया चिल्ड्रन, इट एक्ट्स, द इंडस्ट्री एक्ट्स एज व्हाट चिल्ड्रन? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू मेनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया एज वेल। तो जहां पे आपने सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल पॉइंट लिखा था चिल्ड्रन, उसी पॉइंट में आप इसको क्लब भी कर सकते हैं। इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर जो फार्म प्रोडक्ट्स पे होता है चिल्ड्रन, सो कॉल्ड, इस एक्सपेंडिचर से कितने लोगों का घर चलता है? अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बंद हो जाए तो जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। और बीच में जो एड्स टू ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में लोग इन्वॉल्व हैं, विल दे बी गेटिंग एनी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। तो मोस्ट ऑफ द जो भी ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का है, इट इज थ्रू रेलवेज चिल्ड्रन, इट इज थ्रू रोडवेज एंड चिल्ड्रन, जो लोकल हम बात करते हैं, जो वो नहीं होती सांड जिसको बोलते हैं, सांड भी सो कॉल्ड कनेक्ट कर दिया जाता है एक बैलगाड़ी टाइप से, और वो बुलक कार्ट बेसिकली जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये बुलक कार्ट भी उसको खींचता है, तो उन लोगों को भी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। So agriculture is a significant factor for transport industry also। और इसीलिए जब क्रूड के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं चिल्ड्रन, तो सारा का सारा एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या होता है? उसका दाम भी बढ़ जाता है। क्योंकि पानी से तो ट्रैक्टर या ट्रक चलेगा नहीं चिल्ड्रन, इट विल बी यूजिंग सम डीजल और पेट्रोल बेसिकली।
तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से ही है। हैड देयर बीन लेस और नो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, शायद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जो इतना ज्यादा वारा न्यारा है, जो इतना रोड डेवलपमेंट देश में हो रहा है, क्या वो सब होगा बच्चों? बिल्कुल नहीं होगा। एंड नाइन्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज वेल्थ ऑफ द नेशन। किस तरह की वेल्थ है सर? भाई लैंड इज एन एसेट चिल्ड्रन, और इंडिया जैसी कंट्री में जितना प्राइस रियल एस्टेट का ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म बढ़ता है चिल्ड्रन, क्या और किसी चीज का प्राइस बढ़ता है? नहीं बढ़ता। तो अगर आपकी जमीन उपजाऊ है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपने बढ़िया उस पर खेती कर ली तो भी उसकी वैल्यू है। अगर जमीन उपजाऊ नहीं है और भगवान करे अगल बगल से हाईवे निकल गया, सरकार ने आपकी जमीन खरीद ली, तो करोड़ों रुपए आपको बिना कुछ काम किए मिल ही जाएगा। समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड? तो इन सारे पॉइंट से एक बात समझ में आ गई, दैट एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। तो चाहे आप एक्टिविटी की बात करें या उसके रिसोर्सेज की बात करें या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की बात करें, तो ये अपने साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज को भी काफी आगे चल के बढ़ाती है चिल्ड्रन। तो एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री किल हो जाएगी पूरी की पूरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किल हो जाएगी, जितने लोग एम्प्लॉयड है इन इंडस्ट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन में ड्राइवर वगैरह की नौकरी भी चली जाएगी। और जितना ये हाईवे कंस्ट्रक्शन और रोड डेवलपमेंट हो रहा है, क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को टैरिफ मिलना, जो टोल होता है, टोल मिलना खत्म हो जाएगा। जब टोल का पैसा आएगा नहीं तो हम फ्लाईओवर या ब्रिजेस बनाएंगे किस पैसे से? ओके, नेक्स्ट पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, अभी हमने बात भी की थी इसकी, पहले प्रोडक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी चल रहे हैं, बट देयर आफ्टर इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। और क्योंकि फार्मर्स को राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया में चिल्ड्रन काफी सहूलियतें मिलने लग गई, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी उसके कामचोर बनने की। उसको पता था कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स है, 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए मेरे को देना है और ज्यादा नहीं देना। तो जब आपको पता होता है कि आपके खर्चे बहुत कम है, तो कभी भी आप ज्यादा कमाने की बात करते ही नहीं है। तो जस्ट अंडरस्टैंड, लो प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में अगर हम सारी कंट्रीज को देखें, वर्ल्ड एवरेज इज 4.5 टन्स पर हेक्टेयर चिल्ड्रन। इंडिया का है 3.6 और चाइना के कितना है? 6.8। तो अगर आप इंडिया और चाइना को सिर्फ कंपेयर कर लीजिए, ऑलमोस्ट डबल के आसपास वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमसे। ऐसा नहीं कि इनके पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा है, वो तो खैर ज्यादा है ही, बट इनका सारा लैंड एरिया उतना फर्टाइल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में शिफ्ट आ गया कि अब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं करेंगे, हम कोई अलाइड एक्टिविटी करेंगे। वीट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड एवरेज इज 3.3 टन्स पर हेक्टेयर चिल्ड्रन। इंडिया का कितना है? 3.1, एंड चाइना का कितना है? 6.5, ऑलमोस्ट डबल से भी कहीं ज्यादा। और यूके को आप कंपेयर कर लीजिए चिल्ड्रन, कितने गुना? 3 टाइम्स। अब यूके तो हमने पढ़ा था किस जमाने में, यूज टू बी एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, बट इनको ये पता था कि अगर इंडिया से वीट खरीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा होगा कि वीट बड़ी महंगी होगी। लेट अस ग्रो इन यूके इटसेल्फ। मेज की बात करें, वर्ल्ड एवरेज इज हाउ मच चिल्ड्रन? 5.6। इंडिया का 2.6 है और चाइना का कितना है? 5.8। और यूएस का कितना है? 10.7। सर इतना ज्यादा कैसे है? क्योंकि उन कंट्रीज की जो प्रोडक्टिविटी है यूजिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जैसे हम यूज करते हैं, हमसे भी कहीं बेटर है। और हमारे वाले किसान तो हाईवे के चक्कर में सरकार को अपनी जमीन ही बेचे देते जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इसीलिए यूएस हमसे नहीं खरीदता मेज व्हीट राइस वगैरह कुछ भी चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी उन चीजों की अवेलेबिलिटी हमसे कहीं ज्यादा है। इज दैट अंडरस्टूड? और हमारे यहाँ वीट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि कम क्यों खेती होती है, क्योंकि हर जगह जो सॉइल है वो वीट के लिए उतनी कंजीनियल है ही नहीं। राइस भी चिल्ड्रन क्या हर जगह हिंदुस्तान में उगाया जा सकता है? खारिफ क्रॉप है, पर्टिकुलर सॉइल चाहिए, पानी बहुत ज्यादा चाहिए, और हर जगह वाटर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। वाटर मेजोरिटी फार्म लैंड्स को थ्रू कनाल सप्लाई किया जाता है। नेतागिरी हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार बोला था कि अगर हम सारे कंट्री के कनाल सिस्टम को एक साथ कनेक्ट कर दें तो जहां कहीं बाढ़ से पानी बहुत ज्यादा हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और जहां सूखा पड़ रहा है वहां एटलीस्ट सूखा नहीं पड़ेगा। बट स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट क्या कह रही है? हमारे पास तो 3-3 4-4 5-5 रिवर्स की कनेक्टिविटी है। पंजाब इसीलिए नाम दिया गया है, 5 रिवर्स आर कनेक्टिंग देयर बेसिकली। हम क्यों दूसरे स्टेट्स को पानी दें? दूसरा स्टेट कह रहा है राजस्थान में हमारे पानी कोई कमी, कोई बात, तुम मर जाओ, हम तुमको पानी नहीं देंगे। तो स्टेट्स की नेतागिरी इतनी ज्यादा है कि वो अपने रिसोर्सेज को लाइक वाटर शेयर
नहीं करना चाहते। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्यों एग्रीकल्चर आउटपुट यहाँ पे बहुत कम है। समझ गए इस बात को? नहीं समझे? चलिए मूविंग नेक्स्ट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सब लोग क्या टोपी पहन के नौकरी कर रहे हैं? मुंह छुपा लिए, बुरका उरका पहन लिए सब लोग, शॉल और ओढ़ लिए, ढक लिए पूरा अपने आप को, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? नो। सपोज दिस इज अ फार्म लैंड विच रिक्वायर्स ओनली 4 पीपल। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 4। क्योंकि घर में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि 12 लोग इसी पे डटे हुए हैं, तो 8 लोगों का अगर यहां से रिमूवल भी कर दिया जाए तब भी कोई आउटपुट में कमी नहीं आएगी। ये राजस्थान में पता नहीं क्या बंजर जमीन पे सोच रहा है, तो धसने ही सोच रहा है ये। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सबको पता लग गया। मोर पीपल आर वर्किंग, एक्चुअली हाउ मच आर रिक्वायर्ड के कंपैरिजन में। तो 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट काम कितने कर रहे हैं बच्चों? 12। तो ये 8 लोग यहाँ पे लदे तो पड़े हैं जमीन पे, बट क्या इनकी वजह से कोई आउटपुट बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। तो दीज पीपल आर सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखने में लग रहा है दे आर एम्प्लॉयड, बट रियलिटी में दे आर नॉट एम्प्लॉयड। समझ में आ गई बात चलन? सो लिखा भी, इट अकर्स व्हेन नंबर ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन व्हाट इज एक्चुअली नीडेड। तो सिर्फ देखने में लगता है दे ऑल आर एम्प्लॉयड चिल्ड्रन, बट इन रियलिटी दे आर अनएम्प्लॉयड। कोई भी इनकी वजह से ना आउटपुट बढ़ने वाला है ना आउटपुट घटने वाला है। दे आर ओनली एक्टिंग एज व्हाट चिल्ड्रन? एज अ बर्डन। और यही सब लोग देश की पर कैपिटा इनकम को कम कर देते हैं। समझ में आ गया पॉइंट सबको? The next is, do we have continuous water availability on every farmland in India, children? No, water का बड़ा shortage है। तो mostly we are dependent for farming activities on which type of water, children? Only rain water। और गांव वगैरह में लोगों के पास इतने फैसिलिटीज भी नहीं है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके ज्यादा से ज्यादा पानी एक जगह इकट्ठा कर पाए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर रेनफॉल अच्छी होगी तो क्रॉप अच्छी होगी, रेनफॉल खराब होगी तो क्रॉप भी खराब होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर गवर्नमेंट एफर्ट करे कि भाई कनाल्स वगैरह बना दिए जाएं, बट अरहर की दाल की खेती की अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन, उस पौधे को डायरेक्टली वाटर फ्रॉम वेरी हाइट चाहिए ताकि वो डीप तक जाए। कनाल सिस्टम वो काम कर ही नहीं पाएगा। राइस के केस में कनाल सिस्टम काम कर जाता है क्योंकि वहां पे फसल को परमानेंटली मेड़ बना के डुबोना है। बट क्या अरहर की खेती में ऐसा होता है? नो। बहुत डीप ग्रास रूट तक उसको वाटर चाहिए, और वो बरसात के पानी से ही मिल पाएगा। और हमारे देश में इतने रईस पैसे तो किसी के पास है नहीं ज्यादा कि हेलीकॉप्टर से हम बरसात करवा दें। इज दैट अंडरस्टूड? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया? डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल इज अंडरस्टूड बाय ऑल। चलिए चलो आगे। सबने लिख लिया बच्चों? ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों को क्या सिखा के गए थे? कौन सी फार्मिंग करो? कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस का मतलब सिर्फ उतनी फार्मिंग करो जितने में अपना गुजारा हो जाए। तो ब्रिटिशर्स के समझाने के बाद भी ये लोग बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए। तो इंडियन फार्मिंग टिल डेट चिल्ड्रन, बहुत कम जगह ऐसा है वेयर इट इज ऑफ कमर्शियल नेचर कि सरप्लस आए तो हम उसको बेचकर पैसा री इन्वेस्ट कर पाए। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डू फार्मिंग ओनली फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? और जब तक आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करेंगे, आप इसको एज अ बिजनेस नहीं बनाएंगे, तो आप कभी भी री इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सेसिव फंड्स का अरेंजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। समझ गए इस बात को? अंडरस्टूड एवरीबडी? तो अपडेट कर लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को चिल्ड्रन। नेक्स्ट वील कंटिन्यू इन द अपकमिंग लेक्चर।